तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का स्टडी सर्किल पे। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बिहार लोक सेवा आयोग का जो 69वां संयुक्त परीक्षा होना है उसके लिए। और इसमें हमने जो पिछले वर्ष कुछ सवाल पूछे जा चुके हैं उन पर आधारित मॉडल सेट है ये। और जैसा कि आपको पता है कि सिलेबस में ज़्यादा चेंजिंग कुछ नहीं हुआ है। जो चेंजिंग हुआ है वो नंबरिंग में हुआ है, नंबर को लेकर हुआ है। माइनस मार्किंग कर दिया गया है और विकल्प तो 5 ही आएंगे। तो माइनस मार्किंग होने की वजह से थोड़ी सी अब ये आप लोग के ऊपर डिपेंड होता है कि जो भी टिक करें काफ़ी सोच समझ कर करें, क्योंकि गलत मार्किंग करने के आपके 0.25 नंबर कटेंगे, है ना। तो देखते हैं हम। जो पहला सवाल है अपना वो है 2023 का ही सवाल है ये 68 बीपीएससी में पूछा गया था। ये सवाल है कि कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और मोड़े जा सकते हैं वो हैं, क्या हैं वो? वर्टिब्रे हैं, कार्पल्स हैं, कार्टिलेज हैं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक हैं, या इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पे सही विकल्प जो है वो सी हो जाएगा, कार्टिलेज, जिसे कि उपास्थि कहा जाता है और यह अंतः कंकाल तंत्र का एक हिस्सा है। तो उपास्थि जो होता है ये हड्डी की तरह सख्त नहीं होते बल्कि ये नरम होते हैं। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। अब ये जो वर्टिब्रे हैं उसकी बात करें, जिसे सर्वाइकल वर्टिब्रे कहा जाता है, जो कि गले की कशेरुकाएँ होती हैं उनको। और कार्पल्स की अगर हम बात करें तो ये हथेली की हड्डी को कार्पल्स कहा जाता है। तो यहाँ पे जो विकल्प सही है वो विकल्प सी है। और थोड़ी सी हम बात कर लें कि जो हमारा कंकाल तंत्र है तो वो क्या है, या स्केलेटन सिस्टम। तो जो मानव शरीर है, यानी कि हमारे शरीर का जो ढांचा बनाने वाले अंग को कंकाल तंत्र कहा जाता है। और मानव शरीर का जो ढांचा है ये हड्डियों से बना होता है और सभी हड्डियाँ एक दूसरे से परस्पर जुड़ी हुई होती हैं। इसके अलावा जो हड्डी हैं इनके ऊपर मांसपेशी लगी होती है, जिनकी सहायता से हड्डियों के जोड़ों को हिलाया डुलाया जाता है। यानी कि अगर जैसे हम कुछ भी काम करते हैं, चलते हैं या अपना हाथ हिलाते हैं, तो सिर्फ हड्डी की वजह से नहीं बल्कि मांसपेशी भी है जिसकी वजह से ये होता है। इसके अलावा ये जो हड्डी और मांसपेशी हैं ये हमारे शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा करने का काम करते हैं। और अगर हम बात करें कि हमारे शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है, तो मानव शरीर में जो हड्डी हैं उनकी संख्या 206 होती है, वयस्क शरीर की हड्डी। और कंकाल की बात कर लें तो कंकाल दो प्रकार का है, बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल। बाह्य कंकाल की बात करें तो शरीर की बाहरी स्तर पर पाए जाने वाले कंकाल को बाह्य कंकाल कहते हैं। और बाह्य कंकाल की उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो भ्रूणी एक्टोडर्म या मीजोडर्म से होती है। और त्वचा की उपचर्म या जो बाहर की त्वचा की चमड़ी है वह ही बाह्य कंकाल के रूप में रूपांतरित हो जाती है। और ये जो बाह्य कंकाल है ये शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करने का काम करता है। और इसके अलावा ये मृत होता है, डेड होता है, डेड टाइप का होता है। इसके अलावा जो मछली है तो मछलियों में जो स्केल या सल्क पाई जाती हैं वो, और जो कछुओं का जो ऊपरी कवच है वो, और पक्षियों में जो पीछे का हिस्सा होता है, और स्तनधारियों में जो बाल हैं ये बाह्य कंकाल के रूप हैं। और इनसे प्राणियों को अत्यधिक सर्दी और गर्मी में सुरक्षित रखने में सहायता करते हैं ये बाह्य कंकाल, है ना। अब अंतः कंकाल या एंडोस्केलेटन की बात करें तो शरीर के अंदर पाए जाने वाले जो कंकाल हैं उसको अंतः कंकाल कहा जाता है। और इसकी उत्पत्ति जो है भ्रूणी मीजोडर्म से होती है। और ये जो अंतः कंकाल है सभी वर्टिब्रेट्स या कशेरुकियों में पाया जाता है। और ये जो अंतः कंकाल है, जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं, कशेरुकी होते हैं, उनमें शरीर का मुख्य ढांचा बनाने का काम अंतः कंकाल करता है, जो कि मांसपेशियों या मसल्स से ढका रहता है। और संरचनात्मक दृष्टि से अगर देखा जाए तो अंतः कंकाल जो है दो भागों से मिलकर बना है, अस्थि उपास्थि। अस्थि यानी हड्डी या बोन, उपास्थि यानी कार्टिलेज, है ना। तो अब बात करें बोन या अस्थि की, तो बोन या अस्थि ये जो हड्डी है ये एक ठोस, कठोर और मजबूत प्रकार के संयोजी ऊतक होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हड्डी जो है ये संयोजी ऊतक है। अगर ऐसा पूछा जाता है कि इनमें से हड्डी जो है किस प्रकार का ऊतक है, संयोजी ऊतक है, या यानी कि जितने भी विकल्प दें तो आपको ध्यान देना है कि हड्डी जो संयोजी ऊतक है। इसके अलावा
यह तंतु यानी कि फाइबर और मैट्रिक्स का मिलकर बना होता है और इसके मैट्रिक्स में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं। यानी कि हड्डी सिर्फ कैल्शियम का ही नहीं बल्कि मैग्नीशियम के मिश्रण से भी बना होता है। और इसमें क्या है, अस्थि कोशिकाएं और कोलेजन तंतु जो हैं व्यवस्थित होते हैं हड्डी में। इसके अलावा कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण की उपस्थिति के कारण ही अस्थियां या हड्डी जो हैं कठोर होती हैं और प्रत्येक अस्थि के चारों ओर तंतुमय संयोजी ऊतक से निर्मित एक दोहरा आवरण पाया जाता है जिसे कि परिअस्थिक कहा जाता है। और इसी परिअस्थिक के द्वारा लिगामेंट्स, टेंस और दूसरी मांसपेशियां आपस में जुड़ी होती हैं। और जो मोटी और लंबी अस्थि होती हैं, जैसे हमारे हाथ का हो गया, पैर का हो गया, जांघ का हो गया, जिसे फीमर कहा जाता है जांघ की हड्डी को, तो उनमें एक प्रकार की खोखली गुहा पाई जाती है जिसे मज्जा गुहा कहा जाता है ना। और मज्जा गुहा में एक प्रकार का तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे अस्थि मज्जा या बोन मैरो कहा जाता है। और अस्थि मज्जा जो है वहाँ पे पीली और अस्थियों के सिरों पर जो अस्थि मज्जा होती है ये बीच में पीली होती है और ये जो अपने सिरों पर लाल होती है। और बोन मैरो में ही आरबीसीएस का निर्माण होता है ना। और ये जो लाल अस्थि मज्जा है ये लाल रुधिर कणिकाओं का यानी कि आरबीसीएस का निर्माण करती है, जबकि पीली अस्थि मज्जा जो है ये रुधिर कणिकाओं यानी कि डब्ल्यूबीसीएस यानी कि वाइट ब्लड कार्पसेल्स का निर्माण करती है। और ये जो लाल अस्थि मज्जा है यानी कि रेड बोन मैरो है ये सिर्फ स्तनधारियों में पाई जाती है। और अब थोड़ी सी उपास्थि या कार्टिलेज की बात कर लें। तो ये जो कार्टिलेज है इसका निर्माण इसका निर्माण जो है संयोजी ऊतक में ही होता है। ये भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है जो कि पाक एवं लंबी ग्लाइकोप्रोटीन से बने मैट्रिक्स से बना होता है। और इसका जो कार्टिलेज या उपास्थि का जो मैट्रिक्स होता है ये थोड़ा हार्ड होता है, कड़ा होता है। और इसके मैट्रिक्स में 3 रिक्त स्थान छोटी छोटी बेलियाँ होती हैं जिसे कि सनी कहा जाता है। और इसके लैकुनी में एक प्रकार का तरल पदार्थ भरा होता है जिसमें कुछ जीवित कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें कि कार्डियोसाइट कहा जाता है। और इसके मैट्रिक्स में इलास्टिन इलास्टिन का तंतु और कोलेजन भी पाए जाते हैं। और उपास्थि के चारों ओर एक प्रकार की झिल्ली पाई जाती है जिसे पेरिकोन्ड्रियम कहा जाता है। और अब थोड़ी सी बात कर लें कि कंकाल तंत्र के या जो स्केलेटन सिस्टम है उसका कार्य क्या है या क्या काम करता है हमारे लिए। तो ये शरीर को निश्चित आकार प्रदान करता है और जो पेशी हैं उनको जुड़ने का आधार प्रदान करता है। इसके अलावा श्वसन एवं पोषक में सहायता प्रदान करता है हमारा कंकाल तंत्र। साथ ही साथ लाल रक्त कणिकाओं का या आरबीसीएस का निर्माण करता है और जो शरीर के कोमल अंग हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य कंकाल तंत्र करता है। और अब बात कर लें बोन या हड्डियों के कार्य के बारे में। तो ये क्या करती हैं कि हमारे शरीर को एक निश्चित रूप देती है और इससे शरीर को सहारा मिलता है। और कंकाल से शरीर के जितने भी अंग हैं उनकी रक्षा होती है और बाहरी आघातों से शरीर की रक्षा करने का कार्य हड्डी करता है। और कंकाल की मज्जा गुहा जो मज्जा गुहा होती है वो फैट को इकट्ठा करता है। और लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण बोन मैरो में ही होता है। और कुछ जो इम्पोर्टेंट है ध्यान रखिए कि जो जांघ की हड्डी जिसे कि फीमर कहा जाता है ये शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। और जो कान की हड्डी जिसे स्टेप्स कहा जाता है ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। और जो मांसपेशी और अस्थि के जो जोड़ होता है उसको टेंडन कहा जाता है, जबकि अस्थि से अस्थि के जोड़ को यानी कि हड्डी से हड्डी के जोड़ को लिगामेंट कहा जाता है ना। अब देख लें दूसरा प्रश्न है हमारे पास। तो दूसरा प्रश्न है कि लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर और इसके बाद रिक्त स्थान एक साथ रहते हैं। यानी कि लाइकेन में कौन साथ साथ रहते हैं? 5 विकल्प हैं। पहला है शैवाल और कवक, दूसरा है कवक और बैक्टीरिया, और सी है कि शैवाल और वायरस, डी है कि उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ई है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्लोरोफिल जिसमें होता है वो होता है हमारा एल्गी या शैवाल, और दूसरा जो है कवक। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि लाइकेन जो है शैवाल और कवक इसमें साथ मिलकर रहते हैं और ये इनमें सहजीविता का संबंध होता है। तो कवक में क्लोरोफिल नहीं होता जबकि शैवाल या एल्गी में क्लोरोफिल पाया जाता है। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, है ना। और
लाइकेन के बारे में थोड़ी सी और डिटेल्स अगर देखें तो जो लाइकेन होता है ये एक सिंगल जीव नहीं होता है, बल्कि कवक और साइनोबैक्टीरियम या शैवाल जैसे कि विभिन्न जीवों के बीच सहजीविता को दर्शाता है। इसके अलावा जो कवक वाला भाग होता है उसको माइकोबायंट और गैर कवक वाले भाग को फोटोबायंट कहा जाता है, जिसमें क्लोरोफिल होता है। यानी कि शैवाल या एल्गी वाले पार्ट को फोटोबायंट कहा जाता है, जिसमें क्लोरोफिल होता है। और कई सारे लाइकेन भागीदारों में से एक फोटोबायंट और एक माइक्रोबायंट शामिल होता है, जो कि सार्वभौमिक रूप से नहीं पाए जाते, और एक से अधिक फोटोबायंट पार्टनर वाले लाइकेन होते हैं। इसके अलावा आगे बढ़ें और देखें प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 है हमारा कि मादा एनाफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है। अब इनके बैठने के आधार पर पूछ रहा है कि मादा एनाफिलीज और मादा क्यूलेक्स को अलग किया जा सकता है, ये किस प्रकार से बैठती है। हालांकि दोनों मच्छर हैं। 5 विकल्प हैं, देखिएगा। पहला है कि अधः स्तर की सतह के समकोण पर, अधः स्तर के साथ एक कोण पर, या अधः स्तर की सतह के समानांतर, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि मादा एनाफिलीज को मादा क्यूलेक्स से कैसे अलग कर सकते हैं बैठने के आधार पर। तो यहाँ पे सही विकल्प जो है वो बी हो जाएगा कि अधः स्तर के साथ एक कोण पर मादा एनाफिलीज बैठती है। इस आधार पर मादा एनाफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है। अब दोनों की बात करें, मादा एनाफिलीज और मादा क्यूलेक्स, तो ये दोनों जो हैं मच्छर हैं और ये बीमारी फैलाने का कार्य करते हैं, है ना। यहाँ पर सही विकल्प जो हमारा है वो सी हो जाएगा। और मादा एनाफिलीज मच्छर की बात करें तो इसका शरीर जो है छोटा होता है और इसका पैर कमज़ोर होता है। इसका एक ये चित्र आप देख सकते हैं कि जो मादा एनाफिलीज है इसका शरीर छोटा है, पैर कमज़ोर है, जबकि जो क्यूलेक्स मच्छर है इसका शरीर बड़ा है और पैर भी मजबूत है। और ये जो मादा एनाफिलीज मच्छर है ये मलेरिया का कारण बनता है, यानी कि मादा एनाफिलीज की वजह से हमें मलेरिया होता है। और ये जो मच्छर है मादा एनाफिलीज सुबह शाम और रात के समय बहुत ही ज़्यादा सक्रिय रहती है। और इसका जो अंडा होता है मादा एनाफिलीज का, ये नाव के आकार का होता है, और ये जो अपने अंडे देती है साफ़ पानी में देती है। और मादा एनाफिलीज की सबसे बड़ी खासियत है कि ये एक विशेष प्रकार की आवाज़ निकालती है। जबकि अगर हम क्यूलेक्स मच्छर की बात करें तो ये इसका शरीर बड़ा होता है, पैर मजबूत होता है, और इससे जापानी इंसेफ्लाइटिस या जिसे फाइलेरिया कहा जाए वो बीमारी होता है। और हालांकि यह भी सुबह शाम एवं रात यानी कि हर समय ये सक्रिय रहता है। और यह समशीतोष्ण क्षेत्र के उत्तरी क्षेत्र को छोड़कर दुनिया भर में क्यूलेक्स मच्छर पाए जाते हैं। और इसका जो अंडा है क्यूलेक्स मच्छर का, उसका आकार सिगार की तरह होता है, और ये अपने अंडे जो हैं इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि गंदे या प्रदूषित जल में देती है, और यह किसी भी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं निकालती, है ना। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 4 है हमारा कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है, यानी कि शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है उससे जुड़ा हुआ कौन सा कोशिका है। आरबीसी, प्लेटलेट्स, लिम्फोसाइट्स, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि लिम्फोसाइट जो है ये शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका है। लिम्फोसाइट की बात करें तो ये श्वेत रक्त कणिका का एक प्रकार है जो कि मानव को संक्रामक रोग से बचाने का कार्य करता है। और ये एक इसका कार्य है जो हमलावर रोगजनक आते हैं उनको नष्ट करना। और प्लेटलेट्स की अगर हम बात करें, जिसे कि हिंदी में बीमाणु भी कहा जाता है, तो ये रक्त के थक्का जमाने में मदद करता है। और इसका औसत जीवन काल जो है 8 से 12 दिन तक का होता है। और सामान्यतः किसी मनुष्य के रक्त में 1,50,000 से लेकर 4 लाख प्रति घन मिलीमीटर प्लेटलेट्स होते हैं। और जो डेंगू बीमारी होता है तो उस बीमारी में प्लेटलेट्स की शरीर में कमी हो जाती है। और आरबीसी की बात करें तो ये यानी कि लाल रक्त कणिका की, तो ये एरिथ्रोसाइट है, और यह बिना केंद्रक का और द्विअवतल आकार का होता है, और हमारे शरीर में गैसों के परिवहन में मदद करता है।
और आरबीसी जो है हमारे शरीर के पूरे रक्त का 40% हिस्सा होता है और इसकी औसत आयु की अगर हम बात करें तो 120 दिन की होती है और इसमें पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम है हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से लाल रक्त कणिका का रंग जो है लाल होता है ना। अब पांचवा क्वेश्चन देख लें। पांचवा क्वेश्चन है कि मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो विकल्प 5 है। पहला है कि मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती हैं, और बी विकल्प है कि मांसपेशियां जोड़े में काम करती हैं, सी विकल्प है कि सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती हैं, और डी है कि उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ई है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। पूछा है कि मांसपेशियों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है, तुमको गलत कथन बताना है। तो जो विकल्प बी है कि मांसपेशियां जोड़े में काम करती हैं, सही है। और विकल्प सी है कि सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती हैं, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है वो ए हो जाएगा कि मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे ये गलत कथन हो जाएगा पाँचवें का ए, कि मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती हैं, ऐसा नहीं है। तो इसका सही विकल्प जो है वो ए हो जाएगा, है ना। अब थोड़ी सी मांसपेशियों के बारे में अगर हम बात कर लें तो एक सामान्य वयस्क मानव के शरीर की अगर हम बात करें तो सामान्य वयस्क मानव शरीर में 640 मांसपेशियां होती हैं, और जो हमारा मानव शरीर है ये हड्डी और मांसपेशियों से मिलकर बना है, जिसमें 206 हड्डियां हैं। इसके अलावा जो उपास्थि और हड्डी यानी कि अस्थि के साथ हमारे शरीर की हड्डियां हमारे शरीर को एक निश्चित आकार देने के लिए ढांचा बनाती है, जिसे कंकाल कहा जाता है। और हमारे शरीर में यानी कि मनुष्यों के शरीर में जो चालन होता है केवल हड्डियों और मांसपेशियों की समन्वित क्रिया के कारण ही संभव है, यानी कि हम यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते अगर हड्डी और मांसपेशी मिलकर कार्य ना करें। इसके अलावा मांसपेशियाँ जो हैं ये हमारे शरीर में मौजूद ऊतक होते हैं जो कि गति करने के लिए संकुचन और विश्रांति करते हैं, जिससे हमारे शरीर में गति होता है। इसके अलावा मांसपेशियाँ जो हैं ये जोड़े में काम करती हैं, और जब संकुचन होता है तो पेशी छोटी हो जाती है, सख्त, और हड्डी को खींचती हुई मोटी हो जाती है ना। अब आगे बढ़ें, देखते हैं प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 है कि ध्वनि की तीक्ष्णता या प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। ध्वनि के वेग से, ध्वनि के आयाम से, या ध्वनि के तरंगदैर्घ्य से, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प जो है वो सी हो जाएगा। ध्वनि के तरंगदैर्घ्य से ध्वनि की तीक्ष्णता को निर्धारित की जाती है। हालांकि ध्यान दीजिएगा कि जो ध्वनि की तीक्ष्णता है असल में इसे ध्वनि की आवृत्ति से निर्धारित किया जाता है, लेकिन आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य में आपस में संबंध है कि ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है। और इसलिए ये कहना भी सही होगा कि ध्वनि की तीक्ष्णता जो है उसकी तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है। इसके अलावा आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य अविभाज्य रूप से परस्पर जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि वेग बराबर क्या होता है, तरंगदैर्घ्य गुणे आवृत्ति, और वेग जो है एक माध्यम में स्थिर होते हैं। तो ध्वनि की तीक्ष्णता या प्रबलता जो है वो आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य दोनों से निर्धारित किया जा सकता है। और यदि कंपन की आवृत्ति अधिक होती है तो हम ध्वनि को कठोर होने और उच्च तरत होने के रूप में वर्णित करते हैं। इसके अलावा जिस ध्वनि में तारतम्य कम होता है उसकी कंपन आवृत्ति कम होती है, और ये जो तारत्व होता है उसको हर्ट्ज में व्यक्त ध्वनि आवृत्ति के मापन की इकाई के रूप में मापा जा सकता है। इसके अलावा थोड़ी सी ध्वनि के वेग के बारे में अगर हम बात करें तो ध्वनि ऊर्जा जो है उस वस्तु के माध्यम से एक विशिष्ट समय में कितनी दूरी तय करेगी, ये वस्तु के घनत्व, ध्वनिक प्रतिबाधा और तापमान पर निर्भर करता है। यानी कि ध्वनि किस माध्यम में चल रही है उस पर निर्भर करेगा। जैसे कि ध्वनि का जो वेग है ठोस में सर्वाधिक होता है ना, और निर्वात में बहुत कम होता है। तो ये ध्वनि का वेग वस्तु के घनत्व, ध्वनिक प्रतिबाधा और तापमान और वो माध्यम पर निर्भर करेगा। इसके अलावा ध्वनि की आयाम की बात करें कि ध्वनि का आयाम क्या होता है, तो ध्वनि तरंग की जो ऊंचाई होती है, जो सर्वाधिक ऊंचाई होती है, उसे ध्वनि का आयाम कहा जाता है। जैसे कि ध्वनि उत्पन्न होने के समय कंपन माध्यम के कणों की औसत स्थिति से उसके प्रबलता या अधिकतम विस्थापन होता है, इसे आयाम कहा जाता है। और ध्वनि की तरंगदैर्घ्य की अगर हम बात करें तो लगातार होने वाले दो सुरंगों या गर्त को अलग करने वाली दूरी को
ध्वनि का तरंग दैर्ध्य कहा जाता है ना। और प्रश्न नंबर 7वां देखिए अगर, तो प्रश्न नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण या प्रकाश विद्युत उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। फोटो डायोड, फोटोवोल्टिक सेल, फोटो उत्सर्जक, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा वो बी हो जाएगा, वोल्टिक सेल या प्रकाश विद्युत सेल, है ना। ये इसका सही विकल्प हो जाएगा कि ये प्रकाश विद्युत उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। और अब बात करें कि जो फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस, तो क्या है ये, मतलब प्रकाश विद्युत डिवाइस। तो ये क्या है कि ये प्रकाश विद्युत का के प्रभाव का उपयोग करता है, जो कि प्रकाश से बिजली या विद्युत संकेत को उत्पन्न करता है। और ये जो फोटो वोल्टिक सेल है, ये एक ऐसा उपकरण होता है जो कि बिजली के प्रवाह पर प्रकाश उत्पन्न करता है। और इसके अलावा ये जो फोटोवोल्टिक सेल होता है, ये एक फोटोवोल्टिक पैनल, जिसे आमतौर पर एक मॉड्यूल के रूप में संदर्भित किया जाता है, एक संरचना होता है जो कि जुड़े हुए अद्वितीय सेल से बनी होती है, जो कि सूर्य के प्रकाश के संपर्क आने पर विद्युत प्रवाह करती है, फोटोवोल्टिक सेल। और जब ये जो फोटोवोल्टिक सेल है सूर्य के संपर्क में आती है तो एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। और फोटोवोल्टिक सेल या आमतौर पर सौर कोशिकाओं के रूप में जाने जाने वाले डिजिटल प्रौद्योगिकी में इनका उपयोग किया जाता है। जैसे कि लिए जितना भी संपूर्ण उपग्रह संचार जो है इसी पर निर्भर करता है, क्योंकि ये एक शक्ति का जो सूर्य है मुख्य स्रोत है। इसके अलावा अगर फोटो डायोड की बात करें तो ये प्रकाश की तीव्रता को सटीक रूप से मापने के लिए फोटो डायोड का उपयोग किया जाता है। और ये जो फोटो डायोड है ये इस कॉन्सेप्ट पे काम करता है कि जब दो टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस का जंक्शन जलाया जाता है तो इसके माध्यम से विद्युत प्रवाह शुरू होता है। और ये जो फोटो डायोड है इसका उपयोग सीडी प्लेयर, स्मोक डिटेक्टर, चिकित्सा उपकरण और इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल के लिए रिसीवर के तौर पर किया जाता है, जो कि एयर कंडीशनर से लेकर टीवी तक सब कुछ संचालित करने के उपयोग में किया जाता है फोटो डायोड का उपयोग। इसके अलावा ये जो कैमरा, चिकित्सा उपकरण, ऑटोमोबाइल और बहुत सारे जो उपकरण हैं उसमें भी फोटो डायोड का उपयोग किया जाता है ना। और आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है। यानी कि इनमें से रेडियोधर्मी तत्व के द्वारा कौन सा कण निकलता है जो कि धनात्मक आवेशित है। कैथोड किरण, बीटा किरण, अल्फा किरण, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प जो है वो सी हो जाएगा कि अल्फा किरण जो है ये धनात्मक कण है ना। और थोड़ी सी अल्फा किरण के बारे में अगर हम और बात करें तो हम देखेंगे कि जो अल्फा किरण है ये धन आवेशित कण होते हैं, जो कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं इसमें। ये भारी और अस्थिर परमाणु नाभिक के क्षय के माध्यम से मतलब विघटन से उत्पन्न होते हैं और संकीर्ण सीधे मार्ग में उत्सर्जित होते हैं। और इनकी खोज पहली बार 19वीं शताब्दी के अंत में अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। और परमाणु नाभिक और नाभिकीय भौतिकी की प्रगति का अध्ययन करने में अल्फा किरणें जो हैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके अलावा अल्फा क्षय के दौरान अल्फा किरणें उत्पन्न होती हैं, जो जब एक नाभिक में बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं और उन्हें एक साथ रखने के लिए बहुत कम बाध्यकारी ऊर्जा होती है, तब अल्फा किरण जो हैं उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा नाभिक जो हैं एक अल्फा कण उत्सर्जन करते हैं और प्रोटॉन की संख्या को कम करते हैं और परमाणु हैं उनकी स्थिरता को बढ़ाने का काम करते हैं। और ये जो अल्फा किरणें होती हैं बहुत ही ज़्यादा आयनकारी होती हैं, और यदि ये सीधे संपर्क में आते हैं तो जीवित ऊतकों को महत्वपूर्ण यानी कि बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचता है इससे, अल्फा किरण से। इसके अलावा ये बहुत ही लघु परासी होते हैं, यानी कि ये आमतौर पर हवा में केवल कुछ सेंटीमीटर की यात्रा कर पाते हैं। अब कैथोड किरण की बात कर लें तो ये ऋण आवेशित कण होते हैं, जो कि
कैथोड किरण नलिका में उत्पन्न होती हैं और यह इलेक्ट्रॉनों से बने होते हैं और तब उत्पन्न होते हैं जब नलिका में गैस के माध्यम से विद्युत प्रवाह पारित किया जाता है और कैथोड किरणों में गैसों को आयनित करने की और एक्सरे उत्पन्न करने की क्षमता होती है। और कैथोड किरणें किरणों के बारे में पहली बार 19वीं शताब्दी के अंत में जे थॉम्सन द्वारा खोज की गई थी। और कैथोड किरणों की खोज के पश्चात ही पदार्थ के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का विकास हुआ। और थोड़े से बीटा किरण के बारे में भी जान लें तो ये जो बीटा किरण होते हैं ये रेडियोधर्मी समस्थानिकों के द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा उच्च गति वाले इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन हैं जो कि अस्थिर परमाणु नाभिक के क्षय के माध्यम से उत्पन्न होते हैं और अंतरिक्ष में उत्सर्जित होते हैं। और ये जो बीटा किरणें होती हैं इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये पदार्थ में प्रवेश कर सकती हैं और आयनीकरण का कारण बन सकती हैं और ये जीवित जीवों को नुकसान पहुंचा जा सकती हैं। इसके अलावा इनकी खोज 19वीं शताब्दी के अंत में हेनरी बेकरेल द्वारा की गई थी। और ये नाभिकी भौतिकी तो बीटा किरणों का उपयोग जो है नाभिकीय भौतिकी और नाभिकीय चिकित्सा के क्षेत्रों में किया जाता है। अब अंतिम प्रश्न देखिए हमारा जो कि प्रश्न नंबर 10 है। तो प्रश्न नंबर 10 है कि केंद्राभिमुखी बल या कि केंद्र अभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए, या अंतरिक्ष में वस्तु की स्वतंत्र गति के लिए, या वस्तु को सीधी रेखा के साथ उड़ाने के लिए, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे असल में क्या है, थोड़ी सी ना जो इसका नंबरिंग है वो मिसप्रिंट हो गया है, बी ए हो गया है और ए बी हो गया है। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा अंतरिक्ष में वस्तु की सॉरी वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए केंद्राभिमुखी बल जिम्मेदार है। तो यहाँ पे ये क्या बोले इसको, ए विकल्प सही होगा, है ना, कि वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए केंद्राभिमुखी जो बल है ये जिम्मेदार है। तो साथियों ये था प्रश्नों का एक छोटा सा सेट जिसमें हमने बिहार PSC 69 या 69वें बिहार लोक सेवा आयोग का मॉडल सेट देखा। और बाकी और डिटेल्स दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।